जय हिंद स्टूडेंट्स, कंप्रिहेंशन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। दो क्लास हो चुकी है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स उन दोनों क्लासेस के वीडियोस को 1.5x या 2x पे चला के देख के समझ चुके होंगे और उससे अपना नोट्स भी बना लिया होगा और साथ साथ उसका पीडीएफ भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आपने ज़रूर निकलवा लिया होगा। तो चलिए भाई, बकवास इंग्लिश का मूल मंत्र जो है कि बिना ज़्यादा बकवास के डायरेक्ट पढ़ाई पे बात की जाए। तो लेट अस स्टार्ट कंप्रिहेंशन पार्ट 3। पहले आपका आ गया पीक्यूआरएस मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट और 6 सेंटेंस फिक्स्ड है, बाकी 4 को बीच में आपको अरेंज करना है। तो पहला लाइन है कि मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड। मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड। जनरली देखो, फाइंड जो है ना, हम सामान्यतः फाइंड के साथ प्रीपोजिशन ऑन या फिर इन का प्रयोग करते हैं। किसी चीज के ऊपर पाया जाएगा तो फाइंड ऑन, किसी चीज के अंदर पाई जाएगी तो फाइंड इन। तो इसीलिए देखो, अब यहाँ पे फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड है, ठीक है, या फिर थर्ड फॉर्म भी हो सकता है कि जो पाया जाता है। अब देखो, उसी के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका हिंट दे रहा है फाउंड ऑन अर्थ। तो अधिकतर जो हीरे पाए जाते हैं पृथ्वी पर वर फॉर्म्ड बिलो। उनका निर्माण पृथ्वी के मतलब जो सतह के नीचे होता है। हो सकता है भाई, बिलो वर फॉर्म्ड बिलो द अर्थ क्रस्ट। जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसके नीचे होता है, ऊपरी तले में। मेंटल, मेंटल मतलब एक तरह का जो लेयर होता है उसी में। अब देखो, रूल ये कहता है कि जब आप नाउन के पहले प्रीपोजिशन जोड़ दो, जब नाउन के पहले आप प्रीपोजिशन जोड़ दो तो इस टोटल को मिला के हम इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब जगह बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम वन वर्ड में डिनोट करते हैं वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम वेयर से डिनोट करते हैं। तो देखो, मेंटल नाउन है और अपर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, अप का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। वैसे भी अपर मेंटल, दी अपर मेंटल, ये क्या मिलके बन गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये मिलके आपका बन चुका है टोटल एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऊपरी लेयर में। और देखो, इसी एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए हमने बात की है वेयर। तो इस अपर मेंटल के लिए हमें वेयर का प्रयोग किया गया है। तो फॉर मतलब देखो, अधिकतर जो डायमंड जो पाए जाते हैं पृथ्वी पर, वो पाए जाते हैं, वो बनते हैं बिलो, पृथ्वी के क्रस्ट जो है जिसके ऊपरी लेयर में, जहां पर प्रेशर और टेम्परेचर, जहां पर प्रेशर और टेम्परेचर आर हाई एनफ, वो पर्याप्त होते हैं टू अलाउ, जो अनुमति देते हैं डायमंड को कि वो क्रिस्टल में तब्दील हो जाए, और उसी क्रिस्टल को हम डायमंड के रूप में जानते हैं। वैसे तो आप चाहते हैं तो सिर्फ एक फाउंड के साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है तो आर से ऑप्शन बैठा सकते थे, और बाकी देखो 4 ऑप्शंस में सिर्फ एक डी ऑप्शन ही है जिसमें शुरुआत आर से हुई है। और क्या था, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए हम सामान्यतः मतलब जो है वर्ड वेयर लिखते हैं। मतलब निकल रहा है कि एस के ठीक बाद क्यू से शुरुआत करना ही होगा, तो इससे ही बन जाएगा। और क्या हिंट है, देखो प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड से जुड़ रहा है। तो जब दो सब्जेक्ट को कंजंक्शन एंड से जोड़ते हैं तो उसके लिए वर्ब देखो प्लुरल आता है। तो आर किसके लिए आया है, प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए। तो बहुत ही तरीके हैं, आप जैसे भी चाहो आराम से, कोई भी एक क्लिक हिंट मिल गया तो आप आसानी से अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, इसमें 2-3 हिंट है, आप तो एक देख लेना। एक तो रूल होता है दी
अवेलेबिलिटी ऑफ, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, प्रूव दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लस समथिंग प्लस वुड प्लस V1। एक्चुअली आप इसे चाहें तो एक लाइन में लिखना चाहिए आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह की कमी थी। ओरिजिनल में रूल ये होता है कि दी अवेलेबिलिटी ऑफ प्लस समथिंग प्लस वुड प्लस V1। ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये होता है कि किसी चीज की उपलब्धता की होगी तो दी अवेलेबिलिटी ऑफ के बाद वो चीज आएगा, और उसके बाद जो है मतलब हम वुड प्लस V1 का प्रयोग पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। तो देखो दी अवेलेबिलिटी ऑफ आ गया, और समथिंग की जगह आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पावर। अब इसके बाद क्या चाहिए, समथिंग के बाद क्या चाहिए आपको, वुड चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक वुड भी आ गया, मतलब कुछ हो ना हो पी से तो शुरुआत करनी होगी। आप चाहो तो सिर्फ इस हिंट से, इस रूल से भी आप आंसर ला दोगे इसमें, कि एक बस ए ही है जहाँ पे आंसर में शुरुआत में पी आया है। और क्या हिंट है, और भी देख लो भाई, हिंट और भी दिख रहा है। प्रीपोजिशन का रूल से बना लो, डिफरेंस के साथ सामान्यतः हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। डिफरेंस के साथ सामान्यतः हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो देख लो भाई, पी का अंतिम शब्द डिफरेंस है, और प्रीपोजिशन टू आर में है। ध्यान रखना ये जो आर में टू लिखा है वो प्रीपोजिशन है, क्योंकि आगे नाउन दिख रहा है, द कंट्री साइड नाउन है। और क्यू में जो टू है वो प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि उसके ठीक बाद वर्ब है, तो ये प्रीपोजिशन नहीं, ये इन्फिनेटिव है। तो डिफरेंस के साथ ये जो टू है वो प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखना। मतलब ये पता चल रहा है कि पी के ठीक बाद आर होना चाहिए। देखो ऑप्शन में पी के ठीक बाद आर भी दिख रहा है, ये भी प्रूफ हो गया। डिफरेंस टू द कंट्री साइड, फिर एस एन इनेबल रूरल इकोनॉमी, एन इनेबल। अब देखो और एक हिंट देख लो, हिंट ही हिंट है, एक हिंट तो ये था, एक हिंट ये था, तीसरा हिंट वर्ब एडवांस का है, इनेबल प्लस समवन या समथिंग, समवन या समथिंग, उसके बाद नॉर्मल इन्फिनेटिव, मतलब टू प्लस V1 आता है। जैसे कि दिस इनेबल्स मी टू डू दिस इनेबल्स इंडिया टू बार्गेन। तो देखो इनेबल आ गया, फिर समथिंग की जगह रूरल इकोनॉमी आ गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और उसके बाद देखो यहाँ टू प्लस V1 भी आ गया, मतलब एस के ठीक बाद क्यू होगा। तो कहने का अर्थ है कि देखो इन तीनों हिंट से कोई भी एक हिंट मिल गया तब भी आप आसानी से आंसर ला सकते हो। तो आंसर तो आपका ए। अर्थ देख लो, इलेक्ट्रिक पावर की उपलब्धता वह बहुत ज़्यादा अंतर लाएगा किस चीज़ में, ग्रामीण मतलब इलाके में, ग्रामीण इलाके में, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाएगा विकसित होने में विभिन्न दिशाओं में। तो आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट, ग्रिड इज रिगार्डेड एज। अब देखो इसमें एक आपको हिंट दे देता हूं। पहला हिंट इफेक्ट, वहां पे इफेक्ट है एक सेंटेंस में, और हम सामान्यतः इफेक्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन लिखते हैं, इफेक्ट के साथ सामान्यतः प्रीपोजिशन ऑन लिखते हैं। तो देखो आर का अंतिम शब्द क्या है भाई, इफेक्ट, और कहीं पे भी देखो ऑन शुरू में कहाँ है, ये रहा ऑन, मतलब निकल रहा है कि आर के ठीक बाद छठा सेंटेंस है। तो मतलब है कि छठा तो फिक्स्ड है, 6 नंबर सेंटेंस, मतलब आर लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आर अंत में देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब आंसर सी होगा। सिर्फ मैं एक हिंट से बना सकता हूँ। तो ये कहोगे सर ये तो चलो इजी दे दे, नहीं नहीं,
कोई भी जो आ चुका है या जो भी एग्जाम आने वाला है भविष्य का, कोई भी क्वेश्चन लेके आओ, 10 में से 5-6 क्वेश्चन इस तरह के ट्रिक से, हिंट से, ग्रामर से आसानी से बनते हैं। चाहे कोई कुछ भी बोल ले, वही नहीं बना पा रहे हैं इस तरह से जिन्हें इस चीज का नॉलेज ही नहीं है। तो ग्रीड इज रिगार्डेड एज इमोरल। ग्रीड, लालच को माना जाता है, तो लालच को क्या माना जाता है? अनैतिक व्यवहार। तो इसका यहाँ पे रिगार्डेड एज के बाद उसका डिफिनेशन दे दो। तो रिगार्डेड एज इमोरल बिहेवियर, ये उसका डिफिनेशन है। लालच को माना जाता है अनैतिक व्यवहार, ठीक है। ऐसे फिर क्यों? बिकॉज इट हैज, अब ये इट प्रोनाउन किसका है भाई? ये जो ग्रीड नाउन है लालच, उसी के लिए प्रोनाउन इट आ गया। बिकॉज इट हैज, फिर पी, पॉसिबल ruinous एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। देखो सिंपल सा कंजंक्शन कहता है कि एंड है, कोई भी कंजंक्शन एंड जैसा है, अगर एंड के पहले कोई आप नेगेटिव वर्ड लिख रहे हो तो ये तो पक्का है कि एंड के बाद भी आपको एक नेगेटिव वर्ड ही लिखना होगा। और उसी तरह से अगर एंड के पहले पॉजिटिव वर्ड है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव वर्ड ही आएगा। तो देखो एंड के पहले रियूनस, रियूनस मतलब होता है बर्बादी, ये नेगेटिव वर्ड है, तो एंड के बाद भी नेगेटिव वर्ड चाहिए, वो रहा डिस्ट्रक्टिव, ये भी नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी आपका नेगेटिव। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन द अदर पीपल, तो आंसर तो सी बैठ गया। हिंट सुनो, अर्थ सुनो। लालच को माना जाता है अनैतिक व्यवहार, ठीक है। चूंकि इसका जो है, चूंकि इसका जो है एस के बाद क्यों आना? बिकॉज इट हैज पॉसिबल, संभावित, नुकसानदायक और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है दूसरे लोगों पे, तो आंसर आपका सी। फोर्थ क्वेश्चन, इट इज ट्रू। अब देखो ये तो फ्रेज से बना सकते हो, कंजंक्शन के भी है। इट इज ट्रू, डिस्कवर, इट इज ट्रू, डिस्कवर, इट इज रियल। इन सबों के बाद हम सामान्यतः कंजंक्शन दैट लिखते हैं। इट इज ट्रू दैट, इट इज रियल दैट, डिस्कवर दैट, हम सामान्यतः इनके साथ कंजंक्शन दैट लिखते हैं। तो देखो इट इज ट्रू है और इसमें एक ही है जहाँ पे दैट से शुरुआत है, मतलब आर से तो शुरू करना ही है, तो ये गया, ये गया। अब देखते हैं आर के बाद या तो पी या तो एस है। तो देखो इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट born to be happy but we are born, एक भी है। एक और लॉजिक देखो, ये तो पहला लॉजिक, अब आपका दूसरा लॉजिक, रूल मतलब पहला हिंट, दूसरा हिंट, ये हिंट आपका 1 रहा। अब दूसरा हिंट देख लो। हिंट कहता है बी की कोई भी एक फॉर्म आएगी, फिर बॉर्न, बी की फॉर्म मतलब इज एम आर, वॉज वर, बीन, कुछ भी। उसके बाद हम सामान्यतः नॉर्मल इन्फिनेटिव मतलब 2+ V1 का प्रयोग करते हैं। तो देखो बी बॉर्न आ गया, यहाँ पे देख लो बी बॉर्न है, तो उसके बाद 2+ V1 चाहिए। तो अगला सेंटेंस वो होगा जिसकी शुरुआत 2+ V1 से हो। ये देखो 2+ V1 दिख रहा है, मतलब क्यू के ठीक बाद एस होना चाहिए। देख लो यहाँ क्यू के ठीक बाद पी है, चलेगा नहीं, तो बच क्या गया इकलौता ए। फिर से देखो इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट बॉर्न, देखो वी आर, फिर से बी प्लस देखो बॉर्न आ गया। वी आर नॉट बॉर्न टू बी हैप्पी बट वी आर बॉर्न, बट वी आर, तो इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट, फिर भी बॉर्न टू बी हैप्पी बट, फिर क्यों, वी आर बॉर्न टू सीक हैप्पीनेस, सीजिंग
एवरी अपॉर्चुनिटी। सही है। हिंदी, यह सच है कि हमारा जन्म सिर्फ खुश रहने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि हमारा जन्म हुआ है खुशी को खोजने के लिए। हर वो चीज में जो, हर वो मौका जो हमें मिलेगा, उसी में खुशी को खोज लो। तो आंसर ए। फिफ्थ, इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टेड। देखो इसमें आप फिर से हिंट दे देता हूं। पहला हिंट, सामान्यतः रिजल्ट के साथ प्रीपोजिशन इन आता है। दूसरा हिंट दे देता हूं, हिंट है इन सर्च। एक फ्रेज होता है इन सर्च ऑफ। तीसरा भी है सामान्यतः सेटल के बाद भी हम सामान्यतः प्रीपोजिशन इन आता है। फिर उसके बाद हम पूरा ही लिख देता हूँ इस सेटल वाला, क्योंकि पूरा रूल कहता है सेटल प्लस इन प्लस जो जगह जहां पे आप सेटल होंगे रहेंगे वो जगह आएगा। तो आपके पास तीन तीन हिंट है। यहाँ अंतिम वर्ड रिजल्ट है, सेटल के बाद यहाँ पे होना चाहिए था इन प्लस प्लेस, और इसके बाद होना चाहिए था इन सर्च के बाद क्या होना चाहिए था, ऑफ। बता दिया है। अब इतना तो दिमाग हम लगा ही सकते हैं कि उसे कैसे अरेंज करना है। तो पुअर सेटल्ड इन सिटीज, तो ये रहा इन प्लस सिटी क्या है, प्लेस। तो एस के ठीक बाद क्यू होगा, और ये वाला रिजल्ट का आंसर ये हो गया आर। आर से शुरू होगा, एस के ठीक बाद क्यू होगा, ये रहा आंसर। अब देखो हिंदी सुनो इसका अर्थ। असमान औद्योगिक विकास, असमान जो औद्योगिकरण हुआ उसका परिणाम निकला है शहरों की तरफ पलायन। अर्बन माइग्रेशन मतलब शहरों की तरफ जो गांव की जनसंख्या पलायन करती है, चली जाती है, अर्बन माइग्रेशन। ठीक है भाई। एज द रूरल, चूंकि जो ग्रामीण जो गरीब हैं वो मतलब रहने लगते हैं शहरों में, इन सर्च ऑफ, किस चीज की तलाश में, मौकों की तलाश में। क्यों? क्योंकि अधिकतर कल कारखाने उद्योग धंधे शहरों में लगते हैं, तो गांवों की जनसंख्या शहरों में चली जाती है उन मौकों की तलाश में। अब आइए भाई, अब आते हैं क्लोज टेस्ट पे। लेट अस स्टार्ट। क्ले टैबलेट्स, क्ले टैबलेट्स का मतलब हुआ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो सामान थे, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के सामान। तो पहले हम बात करेंगे फिल करने, क्लोज टेस्ट को भरने से पहले एक बार उसको पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए। तो देखते हैं, ब्लैंक छोड़ के पढ़ते हैं। क्ले टैबलेट्स अनकवर्ड इन साउदर्न इजिप्ट फ्रॉम द टॉम ऑफ ए किंग डैश स्कॉर्पियन में डैश द अर्लीस्ट नोन राइटिंग बाय ह्यूमंस। इफ कंफर्म्ड, द डिस्कवरी dash rank among the greatest dash in search dash the origins of the dash. Gunther Dreyer, head of the German Archaeological Institute, said the tablet record Lenin an oil dash made about 5,300 years ago as taxes paid to King Scorpion, reports Seattle Post Intelligencer, USA. He said the tablets have been carbon dated with dash 2 between 3300 BC and 3200 BC. The discovery opens for dash a widely held belief dash historians that the first people to write were the Sumerians of the Mesopotamian civilization sometime before 3000 BC. The exact date of Sumerian writing remains in doubt. अब ये जो पैसेज क्लोज टेस्ट को पढ़ने के बाद एक जो सामान्य, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है तो आज, और इसीलिए मैं PQRS के अलावा जो है मतलब कंप्रेंशन के अलावा जो मैं आज इस सप्ताह सोचा था कि मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा लो, वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है आज करना। मंडे या ट्यूसडे तक सेंटेंस इंप्रूवमेंट 100 क्वेश्चन के 2 वीडियोस मैं ज़रूर डलवा दूंगा। तो देखो अभी मैं गुड़ खा खा के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गुड़ खाने से
जरा सा गले को राहत मिल रहा है और उसी बहाने थोड़ा सा पढ़ाई भी हो जा रही है, नहीं तो बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो चलो, इस क्लोज टेस्ट को देख के पढ़ के ये पता चला कि क्या है, वो जो पहले के ज़माने के जो मिट्टी के बर्तन या सामान वामान जो थे, उसकी जो खुदाई हुई, तो उससे जो पहले के इतिहास के बारे में जो हमें पता चला है, जिसपे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग ने खोद खोद के निकाला है, और उसके ऊपर जो है विद्वानों के बीच, इतिहासकारों के बीच में जो बातचीत हो रही है, तो पता चला कि एक राजा जो स्कॉर्पियन बिच्छू राजा जो था, उसी के बारे में कुछ बता रहा है। तो बात किसकी हो रही है इस पूरे पैसेज में? मिट्टी के बर्तन वर्तन या जो चीज़ें खुदाई में जमीन के अंदर से मिली हैं। तो चलिए, क्ले टैबलेट्स, मिट्टी के बर्तन जो अनकवर्ड मतलब जमीन से खोद के निकालना, जो जमीन से निकले हैं साउथ मिस्र, इजिप्ट मतलब मिस्र कहते हैं देश, जो मिस्र जो इजिप्ट, फ्रॉम द टॉम, टॉम मतलब मकबरा, टॉम का हिंदी है मकबरा, अनकवर्ड मतलब जमीन से निकालना, जमीन से खोदकर निकालना, ठीक है। टॉम ऑफ अ किंग, एक राजा के मकबरे से जिसका नाम स्कॉर्पियन था। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था भाई? फर्स्ट में आना चाहिए था नाम, जिसका नाम स्कॉर्पियन था, मतलब उस राजा का नाम स्कॉर्पियन था, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू राजा। तो जिसका नाम स्कॉर्पियन था, तो नाम क्या होगा भाई? मेंशन मतलब वर्णन, डेजिग्नेटेड मतलब पद स्थापित करना, मतलब पोस्ट पे डालना, पोस्ट देना। नहीं बोलते हैं कि जाओ आज से तुम्हें मैं अपना मंत्री नियुक्त करता हूं, तो किसी को पोस्ट देने को कहते हैं डेजिग्नेटेड। नॉमिनेटेड मतलब वही नामित करने, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, वो हो गया। नेम्ड मतलब नाम, किंग जिसका नाम था स्कॉर्पियन, में डैश दी अर्लीस्ट नोन राइटिंग बाय ह्यूमंस, मिट्टी के जो बर्तन वर्तन या जो चीजें मिली हैं साउथ मिस्र में, स्कॉर्पियन राजा जिसका नाम था उसके मकबरे से, वह प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। प्रतिनिधित्व, थोड़ा सा हिंदी देख लेना। प्रतिनिधित्व, शो मतलब तो दिखाना, प्रेजेंट उपस्थित, पॉइंट दर्शाना, रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना। अब जैसे कि मान लो आपके पिता को किसी मीटिंग में जाना है, बट कुछ अचानक काम आ गया और वो मीटिंग में नहीं जा पाए, तो वो क्या करेंगे? अपने तरफ से आपको उस मीटिंग में भेज रहे हैं। तो जब आप उस मीटिंग में जाते हो, तो आप अपने फादर के क्या हो? प्रतिनिधि हो ना, एक प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप अपने फादर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो उसी तरह से ठीक पहले के ज़माने के जो मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के सामान वामान जो चीज़ मिले हैं, वो क्या है? वो अपने पास्ट को, अपने युग को वो अभी रिप्रेजेंट करता है। मतलब उन्हें देखकर हम ये उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि पिछले ज़माने में ऐसा ही चीज़ें या ऐसी लिखावट या ऐसा लोग या इसी प्रकार के वस्तुएं होती होंगी। तो उसी को हम कहेंगे प्रतिनिधित्व। वो रिप्रेजेंट करता है पहले के लिखे गए मानव के द्वारा लिखावट को। इफ कंफर्म्ड, इफ कंफर्म्ड, जस्ट अ सेकेंड, एक तेजी से बस, थैंक यू। इफ, अब देखो, श्योर 60 गुरुकुल से हमारे लिए लड्डू भेजा गया है, तो लड्डू भी खाना बनता है भाई। मीठा चीज खाने से सुनाई की एनर्जी आती है। तो चीयर्स आप सभी को लड्डू मेरे तरफ से। आप बस कल्पना करो कि आप भी लड्डू खा रहे हो जैसे कि मैं खा रहा हूँ, तो लड्डू खा लेता हूँ। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है भाई।
होल्ड ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। लड्डू अच्छा था, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा हो। लेट अस स्टार्ट। इफ कंफर्म, अगर यह सत्यापित हो गया तो डिस्कवरी। अब देखो ये थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर को तो आप कंडीशनल सेंटेंस से बना लोगे। ये तो कंडीशनल सेंटेंस का है कि अगर रूल ये कहता है, कंडीशनल का रूल एक है, रूल नंबर 4 हम कहते हैं, इफ के साथ अगर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो अगले पार्ट में आप सब्जेक्ट के साथ सामान्यतः वुड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इफ के साथ यदि सेकेंड फॉर्म आ जाए पास्ट इंडेफिनिट, तो अगले पार्ट में जनरली हम पास्ट के मॉडल का प्रयोग करते हैं, और जब प्रोबेबिलिटी बताना हो तो वुड का प्रयोग करिए पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी के लिए। और वैसे भी देखो कंफर्म कौन सा, V2 मतलब पास्ट, तो जब पास्ट है तो प्रेजेंट वाला मॉडल और फ्यूचर वाला मॉडल तो होगा नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन आइज होता है कि वुड होगा सर या माइट होगा, क्योंकि दोनों ही पास्ट मॉडल है, और यहाँ पे तो वुड भी चलता है, माइट भी चल सकता है, शुड भी चल सकता है, कुड भी चल सकता है सर, ये तो चारों मॉडल चलेंगे। तो लॉजिक देखो, वुड पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बताता है, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी सकारात्मक संभावनाओं को बताने के लिए वुड आता है, और माइट जो है नेगेटिव प्रोबेबिलिटी बताता है, नकारात्मक संभावनाओं को माइट बताता है और सकारात्मक संभावनाओं को वुड बताता है। तो जो भी मिट्टी के बर्तन या सामान वामान जो खुदाई में मिले हैं, उसकी संभावनाएं बहुत ही सकारात्मक है कि वो चीज अपने पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके सही होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से उसका निरीक्षण किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल टीम उसको, वैज्ञानिक जो है पुरातत्व विभाग वाले, वो उसके निरीक्षण करते हैं, तो इसलिए इसके सकारात्मक होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, सच होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, इसलिए आपका आंसर वुड होना चाहिए। अगर कंफर्म हो गया तो यह जो खोज है वह हमेशा में सबसे महानतम मानी जाएगी, हमेशा में। फोर्थ में क्या चाहिए, हमेशा। अगर यह खोज सत्यापित हो गई, कंफर्म हो गई, तो वो हमेशा खोजों में, हमेशा जो आज तक में जितना भी खोज हुआ है उसमें सबसे महानतम माना जाएगा। तो हमेशा, ऑल्सो मतलब भी, सर्टेनली निश्चित तौर पर, श्योरली, सर्टेनली मतलब निश्चित तौर पे, निश्चित रूप पर, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इवन मतलब यहां तक कि एवर मतलब हमेशा, तो वही आंसर है। अगर यह सच साबित हुआ तो वह जो खोज है वो हमेशा में सबसे महानतम माना जाएगा। इन द सर्च, अब देख लो, इन द सर्च ऑफ, इन द सर्च ऑफ, और दूसरा होता है फॉर। इन द सर्च ऑफ या इन द सर्च फॉर, सही तो दोनों होते हैं, कहीं पे आप ऑफ लिख सकते हो, कहीं पे फॉर। लॉजिक क्या है, जब बहुत ही कठिन चीजों को खोजने की बात होती है तो हम सामान्यतः, जो बहुत ही टफ है, लगभग इम्पॉसिबल है, तो हम सर्च के साथ फॉर लिखते हैं। अदरवाइज अगर फ्रेज की बात करोगे तो इन द सर्च ऑफ होता है, इन द सर्च ऑफ। ठीक है भाई, तो इन द सर्च। अब देखो एक और लॉजिक बता देता हूं, फ्रेज होता है इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ भी एक फ्रेज होता है। तो अब इसमें कंट्रोवर्सी आती है कि सर इन द सर्च ऑफ लिखें या इन द सर्च फॉर। तो ऑफ कोर्स इन द सर्च ऑफ लिखो, क्योंकि जो फ्रेज होता है वो फिक्स होता है, वो बेहतर होगा। तो इन द सर्च ऑफ, इन द सर्च ऑफ द ओरिजिन ऑफ, तो किस चीज की तलाश में, किस चीज की तलाश की बात हो रही है, मानव के द्वारा जो लिखा गया है,
उसी के उत्पत्ति की तलाश की जा रही है। तो देखो उसी राइटिंग के लिए यहाँ पे 6 नंबर में आए, इन द ओरिजिन ऑफ। किस चीज की ओरिजिन की बात करोगे? प्रिंटेड मैटर। देखो यहाँ पे डेट भी बता रहा है, 5300 साल पहले की बात है। तो 5300 साल पहले क्या प्रिंटिंग उंटिंग होता था क्या? कुछ था ही नहीं। कार्बन कॉपी होता था 5300 साल पहले? महाभारत ही 5000 साल पहले हुआ। तो उस समय क्या कार्बन उर्बन होता था क्या? जीरोक्स कराते थे क्या? नहीं। डिसाइफर मतलब तो डिकोड होता है, अर्थ निकालना, डिकोड करना। तो ये होगा नहीं। तो राइटिंग बाय ह्यूमन है तो रिटन वर्ड। तो वो जो मनुष्यों ने जो लिख दिया था, उसी के ओरिजिन को, उस लिखे हुए चीजों को, लिखित शब्दों के उत्पत्ति को तलाशने में सबसे महानतम खोज मानी जाएगी। तो इन द सर्च ऑफ रिटन वर्ड। नेक्स्ट, गंटर ड्रेयर जो आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि वो जो टैबलेट्स, मिट्टी के जो बर्तन या चीजें मिली है, और जो ऑयल, अब देखो एक वर्ड ही होता है ऑयल, एक वर्ड होता है ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग क्या होता है भाई? ऑयल पेंटिंग का अर्थ होता है कि जो दीवालों पे या पत्थरों पे जो बड़े बड़े चित्र बना दिए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑयल पेंटिंग। ठीक है, तो ये तो एक बड़े फिक्स वर्ड हो गया। ऑयल डिस्कवरी और इन्वेंशन की बात करना मत। ऑयल का इन्वेंशन नहीं होगा, ऑयल बनाया नहीं जाएगा। ऑयल तो कहीं जो छुपा हुआ जमीन के नीचे उसे खोजा जाता है। तो इन्वेंशन तो नया बनाना। और डिस्कवरी होगा नहीं, क्योंकि बात 5300 साल पहले की है। तो 5300 साल पहले तेल ओल की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि महाभारत के समय की ये सब बात है। तो महाभारत के समय क्या कहना चाहते हो कि ये भीम और अर्जुन बुलेट से ही आना जाना करते थे क्या? नहीं ना, क्योंकि उस समय तेल, डीजल, पेट्रोल का खोज ही नहीं हुआ था। तो ऑयल पेंटिंग मतलब दीवालों पे जो बड़े बड़े या पत्थरों पे या गुफाओं में जो बड़े बड़े चित्र बना दिए गए, उसे हम ऑयल पेंटिंग कहते हैं। तो ऑयल पेंटिंग जिसे बना दिया गया था 5300 साल पहले, जब किंग राजा जो स्कॉर्पियो था, जो उसे टैक्स दिया जाता था, कर दिया जाता था, उन्होंने कहा था कि जो टैबलेट्स हैं उनकी कार्बन डेटिंग की गई। कार्बन डेटिंग मतलब उसके एग्जैक्ट कितना साल पुराना है, कितना हजार साल, लाख साल पुराना है, उसके अनुमान लगाने के लिए, एज बताने के लिए उस चीज का हम कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग विथ डैश टू। अब जब भी हम कार्बन डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग एग्जैक्ट नहीं बताता, नियर अबाउट बताता है। कार्बन डेटिंग कभी भी एग्जैक्ट एज नहीं बता सकता किसी चीज का, लगभग बता देगा कि इसी के आसपास का ये होगा। और देखो उसी के लिए बता भी रहा है, 3300 से 3200 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट की बात है। मतलब वही 100-150 साल के बीच के बात है। मतलब वहां पे लगभग की बात है। श्योरिटी मतलब होता है 100%। एश्योरेंस मतलब तो वादा करना, प्रॉमिस। डेफिनेटनेस मतलब ये होता है 100%। सर्टेनिटी का अर्थ होता है लगभग, लगभग, नियर अबाउट, जिसे आप नियर अबाउट कहते हैं। और एक और लॉजिक बता देता हूं, सर्टेनिटी के साथ हम सामान्यतः प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू भी आ गया है, सर्टेनिटी टू। कार्बन डेटिंग की गई जिसमें लगभग वो 3300 से 3200 बीसी के बीच का ही होगा। ठीक है भाई। द डिस्कवरी, यह जो खोज हुई है, उससे जो है मतलब विद्वानों के बीच, इतिहासकारों के बीच बातचीत होगा, बातचीत होगी इतिहासकारों के बीच। तो बातचीत के लिए क्या बोलते हैं भाई? प्रैक्टिस मतलब था अभ्यास, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना, स्वीकार्यता, एप्लीकेशन की बात हो गई नहीं,
डिबेट का ही अर्थ होता है बातचीत। तो डिस्कवरी से बातचीत का रास्ता खुलता है, अलग अलग जो विश्वास है लोगों के बीच में, अलग अलग इतिहासकारों के बीच में, तो के बीच में। अब देखो हिस्टोरियंस है, ये कितने हैं? जब दो की बात होगी तो बिटवीन आता है, 2 प्लस 2 से अधिक की बात होगी तो अमंग आता। तो क्या सिर्फ दो इतिहासकारों के बीच में बातचीत होगी, या फिर दुनिया के जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन सबके बीच में बात की बात है? ऑफकोर्स सबके बीच में बात होगी, क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर दो व्यक्तियों की बात तो कर नहीं रहे। तो इसलिए इसका आंसर आपका अमंग होना चाहिए। अमंग दो से अधिक के बीच के लिए होता है, तो इसलिए ये रहा आपका भाई। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अब हम पैसेज की तरफ मूव करते हैं। पैसेज थोड़ा सा भाई हेवी है, देखते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्न्स। अब देखो हॉर्न्स लिखा है, हॉर्न्स का अर्थ होता है, आम भाषा में आप कह सकते हो अड्डा, या फिर जहां पे सब लोग मिलते जुलते हैं, मीटिंग प्लेस, या फिर डेन, DEN, डेन भी कह सकते हैं। अब इसे इंग्लिश में डेन भी कह सकते हैं। तो जो सबसे ताकतवर जो अड्डा होता है जीवन का, वो होता है गहरे समुद्र में। मतलब गहरे समुद्र मतलब समुद्र का जो सबसे गहरा पार्ट है, जहां पर पानी का जो लेयर है वो बहुत ही घना अंधेरा होता है, वहां पे बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होता, एकदम घना अंधेरा होता है। लाइफ इज फाउंड, जीवन पाया जाता है समुद्र का जो सतह है ऊपर का, उससे 6 मील नीचे तक, जहां पर पानी का दबाव बहुत ही ज्यादा होता है, इनॉर्मस मतलब वेरी मच, बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? लगभग 6000 पाउंड होता है, 1 इंच पे 6000 पाउंड का वजन पड़ता है। मतलब हड्डियों को भी चूरमा बना देगा, पीस देगा, ऐसा हो जाए, इतना पावर है उसमें, उस उतनी गहराई पे जमीन मतलब समुद्र की उतनी गहराई पे। ठीक है। इट इज़ वेरी कोल्ड देयर, वहाँ बहुत ठंड होती है, लगभग हमेशा 0 डिग्री तापमान रहता है। इट इज़ एब्सोल्युटली डार्क, एकदम परम अंधकार होता है, बहुत घना अंधकार होता है। बस कभी कभार फिटफुल, फिटफुल मतलब अनियमित, फिटफुल का अर्थ होता है इर्रेगुलर, अनियमित, और ग्लिम्स मतलब होता है लाइट। वहाँ बहुत घना अंधेरा होता है, बस कभी कभार अनियमित रूप से प्रकाश मिलता है कुछ मछलियों का, जैसे कि फायरफ्लाई होती है। फायरफ्लाई मतलब जानते हो क्या होती है? फायरफ्लाई का हिंदी होता है जुगनू। जुगनू नहीं चमकता है, जो देखे होंगे अंधेरे रात में गाँव में जो दिखता है जुगनू, जो पीले कलर का, जो उसके पूंछ से लगता है कि मतलब जो है लाइट निकल रहा है, जुगनू। तो इस मतलब वहाँ पे समुद्र के अंदर नीचे घना अंधेरा रहता है, बस कभी कभी कुछ मछलियाँ जिसमें से खुद ही प्रकाश निकलती है, उनमें से कभी कभार प्रकाश निकलती है जुगनू के जैसा, जिनसे अपना प्रकाश निकलता है। वह बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, किसी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो गहरा है, और अंधेरा होता है किसी भी पौधे के लिए कि वहाँ उग सके। मतलब कोई भी पौधा उतनी गहराई पे उतने अंधेरे में उग नहीं सकता है, बिकॉज चूंकि पौधों को लाइट की जरूरत होती है। लेकिन कोई भी गहराई ऐसा प्रतीत होता है कि वो मतलब जानवरों के जीवन के लिए ज्यादा गहरा नहीं है। मतलब निकला इस लास्ट लाइन का कि पेड़ पौधे वहां नहीं उग सकते उतनी गहराई पे समुद्र के, लेकिन जानवर वहां पे पनप सकते हैं और जानवर वहां पे रह पाते हैं। चलिए नेक्स्ट। एज देर आर नो प्लांट एट दिस डेप्थ, चूंकि उस गहराई पे कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, तो जानवरों को एक दूसरे को खाकर ही जिंदा रहना पड़ता है। वहां जिंदा रहने का जो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा है। द स्टोमक ऑफ सम ऑफ द फिशेस, कुछ मछलियों का जो पेट है वो बहुत ज्यादा फैल सकता है। स्ट्रेच मतलब फैलना, इतना ज्यादा फैल सकता है कि वो अपने से बड़े चीजों को भी निगल सकते हैं। जैसा अजगर नहीं होता है, अपने से बड़े जानवर को निगल लेता है, उसका पेट इतना फैल सकता है।
तो उसी तरह से कुछ मछलियां होती हैं वहाँ जिनका पेट इतना बड़ा फैल सकता है कि वो अपने से बड़े जानवर को भी निगल सकती हैं। When a whale or a tortoise meets death, जब एक व्हेल या कछुए की मृत्यु होती है समुद्र में, तो वो व्हेल या कछुआ डूब के समुद्र के पेंदी तली पे पहुंच जाता है, जहां पे वहां जो मिलियंस ऑफ जो जीव जंतु जो रहते हैं उनके लिए फिस्टिंग होता है। फिस्टिंग मतलब भोज, दावत। एक इतना बड़ा व्हेल या बड़ा सा समुद्री कछुआ जब मर के समुद्र के तली पे पहुंचता है तो वहां के जानवर बोलते हैं कि लेट्स पार्टी, और सारे जानवरों के लिए एक तरह से पार्टी है। वो एकदम नोच नोच के उस व्हेल या टोर्टोइस को खाते हैं, और तब तक खाते रहते हैं जब तक कि उसे जल्दी जल्दी खा ना जाए। देवर मतलब लालच में जल्दी जल्दी खाना। देवर का अर्थ लिख देता हूं, टू ईट अप ग्रीडली। लालच से जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो उसी को हम कहते हैं मतलब देवर, DEVOUR। देवर मतलब लालच से जल्दी जल्दी खाना। ठीक है भाई। दसी स्वाम, स्वाम मतलब फूल, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ। समुद्र जो है बहुत ही विचित्र प्राणियों से भरा हुआ है जो प्रोलिंग अबाउट इन द डार्क। प्रोल अबाउट का अर्थ होता है चुपके से शिकार करना। प्रोल अबाउट मतलब चुपके से शिकार करना। समुद्र विचित्र प्राणियों से भरा हुआ है जो चुपके से अंधेरे में शिकार करते हैं। कुछों का बहुत ही लंबा फीलर्स होता है। देखो फीलर है, फीलर का हिंदी लिख देता हूं, इंग्लिश में ही लिख देता हूं। फीलर मतलब एंटीना। और कुछ जानवर नहीं होते हैं जिनका ऐसा निकला रहता है, उसी को हम एंटीना कहते हैं। कुछ के लंबे एंटीना लगे होते हैं और कुछ बहुत ही घने अंधेरे होते हैं। कुछ का बहुत लंबे लंबे एंटीने लगे होते हैं, और कुछ के हाथ पांव, लिम्ब मतलब शरीर का जो अंग होता है बहुत ही लंबा होता है, जो एकदम लगता है कि एकदम शांत है। स्टिल मतलब शांत। उसके बाद वहाँ पे कुछ कटल फिश भी होते हैं और ट्रू फिश भी होते हैं। कटल फिश और ट्रू फिश ये सभी मछलियों के नाम होते हैं जो स्टिलिंग अलोंग मतलब शांति से मूव करना, टू मूव इन अ क्वाइट मैनर, टू मूव इन अ क्वाइट मैनर, शांति से जो मूव करते रहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, सर्टेन काइंड, कुछ जो प्रजातियां होती हैं वहां पे वो अंधी होती है। वो अपने एंटीना पे ही निर्भर करते हैं ताकि अपने शिकार के पास जाके उसे पकड़ सकें। लास्ट पैराग्राफ, इन द ब्लैकनेस ऑफ डीप सी, उस गहरे समुद्र के अंधेरों में बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और उस प्रकाश से दूसरे जानवरों को आकर्षण मिलता है, और वो उस प्रकाश उत्पन्न करने वाले जानवरों के पास जाता है, ई का है, और जैसे उसके पास जाते हैं प्रकाश को देखने के लिए वो उसे पकड़ के खा जाता है। ठीक है। वांटेड फॉर फूड बट सम सी डीप सी फिशेस, लेकिन जब कुछ गहरे समुद्र के मछलियों को पकड़कर जिनके अंदर स्पष्ट लाइट लाती है, वो खुद से उसके अंदर से प्रकाश नहीं लाती है, और जब उन मछलियों को पकड़कर मतलब जब उन मछलियों को देखा गया तो उनका लाइट धुंधला टाइप का दिखता था, और उनमें से कुछ मछलियों को लेबोरेटरी में लाया गया जहां पर आते ही उनका अंदर का प्रकाश जो है बुझ गया। दीज क्रिएचर्स, और ये जो प्राणी है उनमें से बहुत ही मतलब स्पष्ट चमचमाता हुआ कलर का मतलब एकदम प्रकाश निकलता है जो लाल से ऑरेंज कलर का हो जाता है, और कुछ जानवरों में से हरे रंग का लाइट निकलता है। मतलब लास्ट पैसेज में जानवर जिनमें से शरीर में से लाइट निकलती है उनकी बात हुई है। तो चलिए देखते हैं भाई। इट इज टू डीप एंड डार्क फॉर एनी प्लांट्स टू ग्रो। अब देखो यहाँ पे आप चाहें
इसका मतलब क्या, पैराग्राफ 1 में जो ये लाइन लिखा है, ये जो पैराग्राफ 1 में लिखा हुआ है ना, इट इज टू डीप फॉर एन टू ग्रो, ये जो है ये वाला लाइन, इस लाइन का मीनिंग क्या है? तो आप चाहें तो ये तो कंजंक्शन से बना सकते हैं। टू टू एक कंजंक्शन होता है जिसका मतलब होता है सो दैट। इट इज टू डीप एंड डार्क, जैसे कि अगर मैं लिखूं आई एम टू वीक टू वॉक, इसे ऐसे लिखो या इसे ऐसे लिख दो, आई एम सो वीक दैट आई कैनॉट वॉक। ये दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग देते हैं, ए और बी दोनों वाक्य सेम मीनिंग देते हैं। आई एम टू वीक टू वॉक मतलब मैं इतना कमजोर हूं कि चल नहीं सकता, या इसे आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इट इज टू डीप एंड डार्क, इतना ज्यादा गहरा और अंधेरा है किसी प्लांट के लिए कि वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, मतलब उल्टा अर्थ आता है टू टू का। वेरी डीप एंड डार्क सो एनी प्लांट कैन ग्रो, नहीं ग्रो नहीं हो सकता है। द सी इज वेरी डीप एंड डार्क एंड सो नो प्लांट कैन ग्रो, हाँ समुद्र बहुत ही गहरा और अंधेरा होता है, इसीलिए कोई भी प्लांट पौधा वहां उग नहीं सकता है। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बट नो डेप्थ इज सिम्स इज टू ग्रेट फॉर एनिमल्स लाइफ। पैराग्राफ 2 के अंदर जो ये लाइन है, क्या है देखे भाई, पैराग्राफ के अंदर कहां पे है, ये रहा, बट नो डेप्थ इज टू सिम्स टू ग्रेट फॉर एनिमल लाइफ, मतलब उतनी गहराई पे पौधे तो नहीं उग सकते, लेकिन कोई भी गहराई जानवरों के जीवन के लिए ज्यादा गहरा नहीं है। जानवर किसी भी गहराई में रह सकते हैं, जी सकते हैं, इसका अर्थ ये निकला था। तो क्या होना चाहिए था भाई, एनिमल्स कैन लिव एट ग्रेट डेप्थ, नहीं नहीं, जानवर गहरे समुद्र में भी गहराई में भी रह सकते हैं, ये तो नहीं रह सकता लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। कोई भी जानवर गहराई में, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं रह सकता, ये भी गलत हो गया। सी कह रहा है कि एनिमल्स कैन इजिली लिव एट एनी डेप्थ, हाँ जानवर आसानी से किसी भी गहराई में रह सकते हैं, तो आंसर सी हो गया। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस पैरा 2। तो पैरा 2 क्या था भाई, प्लांट नहीं होता इसलिए सभी जानवर एक दूसरे को खाकर ही जिंदा रहते हैं, तो जिंदा रहने का संघर्ष बहुत ज्यादा है। देयर इज कीन स्ट्रगल फॉर लाइफ एट डीप सी, यही तो दिख रहा है, जिंदा रहने का संघर्ष बहुत ज्यादा है। पूरे पैरा 2 में यही कह रहा है कि उतनी गहराई में पेड़ पौधे उगते नहीं है, तो जानवरों को एक दूसरे को खा के ही जिंदा रहना पड़ता है, और जब एक दूसरे को खा के ही जिंदा रहना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा, बहुत ज़्यादा फाइट होगा, क्योंकि हर कोई दूसरे को खाना चाहेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, कटल फिश डिपेंड अपॉन देयर फिलर मेनली टू। कटल फिश अपने फिलर एंटीना पे निर्भर करते हैं किस चीज के लिए, किस चीज के लिए भाई, शांति से आगे बढ़ने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, किस चीज के लिए, प्रोल अबाउट शिकार करने के लिए या शिकार को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, कैप्चर फूड, शिकार करोगे तो क्या होगा, शिकार करने के लिए ही तो एंटेना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कटल फिश के लिए लिखा होगा, हाँ देखो ये रहा, कटल फिश एंड स्टीलिंग अलोंग, नहीं नहीं यहाँ पे मैंने ही गलती की, यहाँ तो कटल फिश एंड ट्रू फिश स्टीलिंग अलोंग, ताकि वो स्टील कर सके, मतलब चुपके से शिकार कर सके, तो ये मैंने गलत किया भाई। सेम लाइन तो पैसेज में दे भी दिया है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था स्टील अलोंग। स्टील मतलब चुपके से मूव करना, और जाके फिलर से क्या करेंगे, वो चुपके से मूव करेंगे और जाके उस एंटीना के सहायता से शिकार को पकड़ लेंगे। नेक्स्ट आइए, लास्ट पैराग्राफ किस चीज के बारे में है भाई,
लास्ट पैराग्राफ तो अभी बताया था। लास्ट पैराग्राफ में वो जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो जानवर है, एनिमल्स है, उसी की बात इस पूरे लास्ट पैसेज में की जा रही थी। तो ये रहा कंप्रिहेंशन पार्ट 3। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। आज गले की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए आज कर पा रहा हूँ। कल का कंप्रिहेंशन शायद ही आ पाए। अब मंडे से ही मैं कंप्रिहेंशन फिर से डालूंगा। 3 हो चुका है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इसका पीडीएफ जो है बकवास इंग्लिश जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।